ये anime डाउनटाउन स्टूडियो द्वारा डब किया गया है। गुड इवनिंग प्रिंस थियोडोर। गुड इवनिंग मेरी प्यारी भाभी। कमाल है, आपके बर्ताव से शायद आपको पता था कि ये मैं होऊंगा। अगर कुछ कहना है तो प्लीज बातें मत घुमाइए। सुबह जो मैंने कहा था, आप मेरे बड़े भाई को अच्छे से नहीं जानती हो ना, तो मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। मेरा भाई लोगों को मारने में बिल्कुल भी डरता नहीं है। वो ऐसा ही आदमी है। मुझे ये पता है। अर्नोल्ड हाइन ने दूसरे देशों में कत्लेआम मचाया है और दुनिया के हर देश में हमला किया है। और बेशक मैं जंग के सामने की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका क्या मतलब है? पता है, मेरे भाई ने अपनी माँ को ही मार डाला। ये एक भयंकर कहानी है ना, अपनी खुद की माँ को मार डालना, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है ना। और एक दिन तुम भी मारी जाओगी। तो क्या हुआ? मैं सच्चाई से वाकिफ हूँ और मैंने ही प्रिंस अर्नोल्ड की दुल्हन बनना चुना है।途中で繰り返す何度の朝、寝ぼけ眼をこする虹を追う渡り鳥たち、僕らは似た者同士さ、ここでないどっかへ運命のその息はじきれね、もっと自分に抱いたयह एनिमे डाउनटाउन स्टूडियो द्वारा डब किया गया है। ऐसे ही और इनमें हिंदी डब में देखने के लिए ज्वाइन कीजिए डाउनटाउन स्टूडियो को। पायरेसी के जमाने में अगर आप यह एनिमे किसी थर्ड पार्टी चैनल से देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे ओरिजिनल चैनल को भी ज्वाइन करें और हमें सपोर्ट दिखाएं। इसके लिए टेलीग्राम के सर्च बार में जाएं और टाइप कीजिए @downtown_studio और ज्वाइन कर लीजिए हमारे चैनल को। क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? मैं हैरान नहीं हूँ। वो एक दिन खुद अपने पिता को मारकर गद्दी को हड़पेगा। आपको कुछ समझ नहीं आया? मेरा भाई बेरहम है। शायद हमारी बात खत्म हुई। ये सारी बातचीत तुम अपने भाई के साथ जारी रख सकते हो। भाई यहाँ क्यों हो? ये गलतफहमी है जो मैंने अभी कहा। असल में ऐसा है कि मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। थियोडोर, मुझे याद है कि मैंने तुम्हें रीस से दूर रहने का हुक्म दिया था। ये सब एक गलतफहमी है, मुझे माफ करना भाई। रीस, चलो चले। प्लीज रुकिए योर हाइनेस, थोड़ी देर के लिए अपने भाई के साथ बात कर लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। रीस जी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था भाभी। मुझे सच में माफ कर दीजिए भाई। मैं आपकी प्यारी दुल्हन को कुछ भी नहीं करूंगा। गुड नाइट। इतने दिन बाद आपसे सामने से मिलके बहुत खुशी हुई।
मैंने तुम्हें भी दूर रहने के लिए कहा था। मुझे यहाँ पर आपके नाम से बुलाया गया था, तो प्रिंस अर्नोल मैं इसे कैसे मना कर देती। मुझे तो बस देखना था कि आप यहाँ पर आओगे या नहीं। मुझे उस लेटर का जवाब आया जो मैंने कभी भेजा ही नहीं। मैं बेवकूफ ही होता अगर इसके बाद भी बैठकर आराम करता। मेरे लिए यहाँ आने के लिए शुक्रिया। क्या हुआ? लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि आप एक बेरहम आदमी हो? क्योंकि शायद यही सच है। पिछली जंग में आपने कहा था कि काफी लोगों की जानें गई थी, पर जैसा मैंने आपको इस देश में देखा है, इससे पता चलता है कि आप एक दयालु इंसान हैं। शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही दयालुता दिखा दी। अगर तुम्हें यहाँ जिंदा रहना है तो तुम्हें यह नासमझ नजरिया छोड़ना होगा। मुझे उस पर भरोसा है जो मैंने देखा है। तुमने मुझे अभी जंग के मैदान में नहीं देखा ना, तभी तुम ऐसा कह रही हो। जिस आदमी ने मेरा ख्याल रखा और लिहाज किया वो आप ही थे। क्या ये गलत है? पागल मत बनो। मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए लेकर आया हूँ। फिर भी मैं आपको एक बेरहम आदमी नहीं मान सकती। मेरे हस्बैंड तुमने पता नहीं ये क्या संकल्प ले रखा है। संकल्प? मैं तुम्हारी आंखों में ये संकल्प देख सकता हूँ। ये आंखें जंग के मैदान में खड़े हुए सिपाही जैसी है, एक ऐसा योद्धा जो अपने विश्वास के लिए अंत तक लड़कर मरने को तैयार हो। तुम्हारी आंखें बिल्कुल उस प्रतिज्ञा लिए आदमी जैसी है। कुछ भी हो जाए तुम जिंदा रहने का हौसला नहीं छोड़ोगी, अपनी आखिरी सांस तक लड़ना चाहोगी। जब भी मुझे किसी ऐसे इंसान को मारना पड़ा है तो वो मेरे लिए सबसे डरावना पल रहा है। इस आदमी को भी कुछ चीजों से डर लगता है। मुझे कुछ ऐसे सपने आते हैं जिसमें मुझे मार दिया जाता है। जब मैं जागती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं जिंदा हूँ यहाँ और अभी, लेकिन कभी कभार मुझे बहुत डर लगता है। कैसा डर? मुझे चिंता है कि मैं मर गई हूँ और जिस दुनिया में मैं रह रही हूँ वो बस एक लंबा सपना है जिसे मैं मौत के बाद देख रही हूँ। मुझे एहसास नहीं हुआ मेरे अंदर ऐसी भावना है। इस पर ध्यान मत दो। अगर मैं डर गई हूँ तो इससे क्या फर्क पड़ता है। फिर भी मैंने अपना मन बना लिया है। चाहे इस जिंदगी का अंत जैसा भी हो, मैं भागना नहीं चाहती हूँ। मेरे अंदर अभी जो भी है वो आपकी पत्नी बनकर जीने का संकल्प है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। Ye Anime Downtown Studio Dwara Dub Kia Gaya Hai. पगली कहीं की। मेरी पत्नी बनने की प्रतिज्ञा, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, और मेरी पत्नी बनने की प्रतिज्ञा, इसकी जरूरत नहीं है। उन शब्दों का क्या मतलब था? लेडी रीशे, क्या आप पिछली रात फिर से नहीं सोई? एल्सी, आप पिछले कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रही हैं। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। मैंने कह तो दिया, पर शायद मैं अभी अपनी लिमिट पे हूँ। कितना चमकदार और स्मूथ है। मैं ये सामान चीफ टूलिंग से सौदे के लिए रखूंगी। क्या टाइमिंग है? क्या तुम मेरे लिए यहाँ बैठोगी? पूर्व में लोग अपने नाखूनों को फूलों के रंग से रंगते हैं। मैंने इनका इस्तेमाल किया और नाखून मजबूत करने वाली दवाइयों में इन्हें मिला दिया।
मैंने सोचा इससे तुम घिसते और धोते वक्त स्टाइलिश बनी रहोगी। ये मेरे नाखूनों को मजबूत बनाएगा। मेरे नाखून हमेशा टूटकर बिखर जाते हैं। इससे उनका टूटना कम हो जाना चाहिए। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मीट और मछली खाना। मीट मछली? मैं इसे याद रखूंगी। अब से मैं अपनी सैलरी से इन्हें खाया करूंगी। हाँ एल्सी, मुझे जहाँ तक याद है तुम्हारे पिता। हाँ, मेरा परिवार गरीब है। मैं अपने छोटे भाई बहनों का पेट भरने के लिए इतना ही कर सकती हूँ। इस देश में भी गरीबी की समस्या बहुत गहरी है। यहाँ एल्सिया जैसे और भी घर हैं। ये बहुत सुंदर है। मैंने कभी इतनी चमकीली चीज़ नहीं देखी। एल्सिया, क्या तुम्हारा कोई पसंदीदा रंग है? मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। नहीं, अगर मैंने कभी ऐसी शानदार चीज़ को कबूल किया, मुझे यकीन है कि मुझे खुद को रोके रखना चाहिए। तुम्हारा इन्हें इस्तेमाल करने से मुझे खुशी होगी। कौन सा रंग तुम्हें पसंद है? तुम पर तो कोई भी रंग अच्छा लगेगा। क्या तुम मुझे नहीं बताओगी? एल्सी, क्या हुआ? क्या तुम्हें किसी चीज से तकलीफ हुई? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे शुक्रिया कहूँ। मैं बस बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एल्सी, मेरा परिवार बहुत गरीब है और हमारे कपड़े हमेशा फटे हुए होते हैं। हम कभी महंगे कपड़े नहीं पहनते। और अब मैं आपकी मेड बनी लेडी रीशे, और अब मैंने बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें देखी। मैं अब बहुत खुश हूँ। इस देश में एल्सी जैसी कई सारी लड़कियां हैं जो अपने परिवार के लिए अपनी इच्छाओं और सपनों को दबा देती हैं। हाँ, ये सच है। अभी मैं एक व्यापारी नहीं हूँ। अभी मैं कैपिटल में आने जाने वाले ज्यादातर लोग काम करने वाले मर्द हैं। तो मैंने सोचा ये एक अच्छा तोहफा बनेगा। और ये छोटी बोतल है तो ज्यादा भारी भी नहीं होगी। शानदार। आखिर ऐसे सामान को किस जीनियस ने बनाया है? मुझे पूरा यकीन है ऐसे सामान को हर औरत लेना चाहेगी। प्लीज हमारी ट्रेडिंग कंपनी को बिक्री संभालने दीजिए। ठीक है, लो फौरन ही अपने क्लाइंट्स के बीच में बिक्री शुरू कर। जरा रुको। आसान शब्दों में अगर ये सामान हमें भी मिला तो हम नोबस को इसे एक कीमती सामान की तरह ही बेचेंगे। पर शायद लेडी रीशे का कुछ और ही इरादा है। हाँ, यहाँ से हमारा बिजनेस डिस्कशन शुरू होता है। 3 साल पहले प्रिंस अनलॉन ने इस देश में मिनिमम सैलरी पॉलिसी लाई थी। अच्छा, तो ये पॉलिसी क्राउन प्रिंस की ही थी। हालांकि मेरा मानना है कि इसका फायदा सिर्फ उनको ही मिलता है जो कि रोजगार पा सकते हैं। हाँ, ये चीज ना ही ज्यादा महंगी है और ना ही बनाने में मुश्किल है। हालांकि इसे ज्यादा मात्रा में बनाने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी, जिसके लिए मेरा सुझाव है प्लीज मुझे ये सुनना है। स्लम्स में ज्यादा लोगों की भर्ती करना। अगर आप मुझसे ये करने का वादा करोगे तो मैं आपको बताऊंगी ये कैसे बनाया जा सकता है। कितना शानदार आइडिया है। हालांकि ये एनिमे डाउनटाउन स्टूडियो द्वारा डब किया गया है। मैं आपसे काफी निराश हुआ हूँ लेडी रीशे। हमारी ऐसी गुस्ताखी की हिम्मत कैसे हुई? कोई बात नहीं। अगर आपको दान करने का काम ही करना है तो मेरे अपना सब कुछ दान कर कर एक साधु बनने तक का इंतजार कीजिए। चीफ, ये एक बिजनेस प्रपोजल है। जंग के बाद गलखिन ने लोगों के लिए बहुत सी पॉलिसीज बनाई, जिनके कारण लोगों की कमाई बढ़ी और उनकी जिंदगी फिजूल खर्ची वाली बन गई। हाँ, हालांकि यहाँ कई लोग हैं जिन्हें इसका फायदा नहीं मिला।
जब तक इन्हें इन साधनों तक पहुंचने का तरीका नहीं मिल जाता, इकोनॉमी स्थिर नहीं होगी और एक दिन ये टैक्स रेवेन्यू में गिरावट के कारण बनेगी। दूसरे शब्दों में इस इकोनॉमी के नाम पर सर्कुलर लॉ और हमारे एक जैसी किस्मत है। तो आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं, अपने पैसे को एक ही जगह रखकर कभी भी प्रगति नहीं होने वाली, और शायद इसीलिए हमें इसे गरीबों में बांटना होगा। क्या ये सही है? बहुत समय पहले किसी ने मुझसे कहा था, फर्स्ट क्लास व्यापारी अपने कस्टमर को चुनते हैं। हाँ? लेकिन चीफ, कस्टमर चुनने के बजाय क्यों ना आप खुद कस्टमर बनाए? ये अच्छा था। तो आपका कहने का मतलब यह है कि हमें अपने कस्टमर्स को खुद चुनना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर स्लम्स के लोग कमाई करते हैं तो ही तो वो हमारे कस्टमर्स बन पाएंगे ना। अगर उनकी गिनती बढ़ती है तो इनसे व्यापारियों का ही फायदा होगा। आप यही कहना चाहती है ना? आपकी कंपनी का सभी सामान शानदार है। इस बाजार से नए बने कस्टमर से जिनको सबसे ज्यादा फायदा होगा वो होगी एरिया ट्रेडिंग कंपनी। उनके पास सही से खाने के लिए नहीं है और इसलिए उन्हें अपने सपने छोड़ने की जरूरत नहीं। मैं चाहती हूँ ये देश स्लम्स की मायूसी से उम्मीद में बदल जाए। अभी जो मुझे क्राउन प्रिंसेस के रूप में करना है वो है बिजनेस बनाना जो देश के लोगों में खुशहाली ला सके। ये उन प्रपोजल में से एक है जो मैं अभी आपको इस स्थिति में ऑफर कर सकती हूँ। बुरा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आपको मुझ पर पूरा यकीन है, इसीलिए ये मजेदार है। लेकिन मिस रीशे, आप अभी भी ना समझ हैं। आपका बर्ताव बहुत ज्यादा गंभीर है और मुझे लगता है कि आप हमारी कंपनी के साथ काम करना चाहती हैं, और मैं आपकी इस बेताबी का पूरा फायदा भी उठा सकता हूँ। मैंने तो इसका प्लान करना भी शुरू कर दिया है। चीफ, आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो अब क्या मैं आपके प्रपोजल में बुराइयां ढूंढना शुरू कर सकता हूँ क्या? मेरे जैसों के बनाए गए प्रपोजल मैंने कभी सोचा नहीं था आप बिना किसी शर्त के मान जाएंगे। ओह सच में? हम तो बस कुछ बार ही मिले हैं। वैसे मुझे खुशी है कि आप इस वक्त मुझे अच्छी तरह से जान गए। अगर ये मुमकिन न हो तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगी, लेकिन ओहो, अब आप इस बार कौन सा पिटारा खोलने वाली हैं? हाँ? चीफ, कैसे? आपके पास ये कहां से आया? मुझे माफ कर दीजिए। इसे खोजने के लिए मैंने एक काफी खास तरीका इस्तेमाल किया और आपकी छोटी बहन में भी एरिया टूली की बीमारी। आर्या की खबर लीक होने में कुछ भी अजीब बात नहीं है, और वैसे भी मैंने उसके बारे में कई डॉक्टरों से बात की है। इस समय मैं कुछ दवाइयों के पौधे उगा रही हूँ। यहाँ लिखे गए तरीके से पौधे उगाने से बड़ी ईस्टर्न कंट्री रेनहुआ की एक दवाई बनेगी, एक ऐसी दवाई जो मिस एरिया की बीमारी को ठीक करेगी, और वे ये दवाइयाँ 1 साल तक लेंगी Downtown Studio Dwara Dub Kia तो उनकी Gaya Hai. सेहत में सुधार होगा। आपको क्या लगता है? आप कोई डॉक्टर नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप। क्या उस दवाइयों से आपको मदद मिली थी जो मैंने पिछले दिन दी थी? जब सब जाग जाए तो प्लीज ये दवाइयाँ सबको पिला दीजिएगा। दवाई ने काम किया था। मैं बिल्कुल नशे में था, पर उसे पीते ही मुझे अच्छा लगने लगा। उसे मैंने खुद बनाया था। कोई ऐसा व्यापारी जो अपने खुद के कस्टमर्स चुन सके। यही एक बात मैंने अपने साथियों से हमेशा कही है। आपने तो पूरी बाजी ही पलट दी मिस रीशे। अब तक ये पैतरे इसीलिए थे कि मैं आपको चुनूंगा या फिर नहीं, लेकिन अब ये आप पर है कि आप मुझे चुनेंगी या नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ दे दूंगा। प्लीज आप मुझे ये दवा। प्लीज मुझे गलत मत समझिए। मैं ये तरीका और ये दवाइयाँ जिसकी आपको जरूरत है बिना किसी शर्त के आपको दे दूंगी। मैं आपकी बहन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं करना चाहती।
लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप ये समझे, स्लम्स के लोग अपने परिवार की परवाह करते हैं। उनके छोटे भाई बहन बीमार न पड़े उसके लिए, उन्हें अच्छा खाना खिलाने के लिए। इसलिए बहुत से बड़े बड़े भाई बहन अपने सपनों को कुर्बान कर देते हैं। यही एक नासमझ तरीका था जिससे मैं अपना प्रपोजल आप तक पहुंचा पाती। मुझे लगता है बाजी पलट गई है। प्लीज, क्या आप मेरी मदद करेंगे चीफ टूली? क्या आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहेंगे? प्लीज आप अपना सर उठाएं, लेडी ऋषि। चीफ टूली, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। एक व्यापारी का मकसद उसके साथ जुड़े हर एक को आगे बढ़ाना होता है, पर मैंने सोचा मैं अपने कस्टमर्स खुद चुनूंगा। यहीं पर तो मैं असली ना समझ हूँ। अब तक स्लम्स के लोगों की किस्मत मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखती थी, यही सच्चाई है। लेकिन वहाँ मेरी बहन की ही तरह कई और बच्चे हैं जो जी रहे हैं। आपका ये बिजनेस का आइडिया मेरे जैसे हर एक की सोच से कई गुना ज्यादा बढ़कर है मिस ऋषि। यहाँ अगर मैं अपनी बहन की दवाई को हटाकर भी बोलूं तो मैं अपने घमंड के लिए शर्मिंदा हूँ मिस ऋषि। तब चीफ आप अब और इसी पल से आर्या ट्रेडिंग कंपनी गेल टूनी के नाम से वही बनाएगी जो आप कहेंगी मिस ऋषि। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ये सब एक रस्सी पर चलने जैसा था। मुझे खुशी है कि सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन मैं यहाँ पर अपने आप से खुश होकर नहीं बैठ सकती। लेडी ऋषि, मुझे माफ करना। क्या आप मेरे लिए एलसी को वापस बुला सकते हैं? हमें आपका ही इंतजार था। ये हमारे लिए बिल्कुल सही था कि वह बीमार होकर गिर गई। शुक्रिया कमिल एलसी। मेरे लिए क्रोगन प्रिंस को अगवा करने के लिए।